नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर और आज देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। कैवी रिपोर्ट है? तो 18वीं रिपोर्ट है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो विमोचन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो है 33% से अधिक वन क्षेत्र है। अब आइए देखते हैं कि भारत में वन आवरण कितने हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 7,15,343 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 21.76% है। 2021 में रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और भारत में वृक्ष आवरण की बात करते हैं, तो वन आवरण था, वृक्ष आवरण। तो इस रिपोर्ट के अनुसार में भारत में कुल वृक्षावरण जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। 3.41% है। 2021 रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1289 वर्ग किलोमीटर की, इसमें जो है 156 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है भारत में वन आवरण में, लेकिन वृक्ष आवरण को बढ़ाया गया और 1289 वर्ग किलोमीटर का जो है वो वृद्धि हुई है। अब एक जगह देख लेते हैं कि भारत में वन एवं वृक्ष आवरण की संपूर्ण आंकड़े। वन आवरण जो है 7,15,343 जो है किलोमीटर स्क्वायर, 21.76% होता है। वृद्धि हुआ 156 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण की बात करें तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, 3.41% की वृद्धि हुई, यानी 1289 किलोमीटर। फाइनल जो हमारे पास आया है कुल जो है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में 25.17%, 25.17% और 1445 किलोमीटर स्क्वायर की जो है वो वृद्धि हुई है। क्या है? वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश 77,073 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के 65,882 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ को 55,812 किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले की बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे कम 1614 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब में 1846 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा में 2266 किलोमीटर स्क्वायर। यानी सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य जो है वृक्ष आवरण, वन एवं वृक्ष में, तो मध्य प्रदेश आता है। वन और वृक्ष यहाँ दोनों की बात किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। तो मिजोरम सबसे ज्यादा वृद्धि किया है, 242 किलोमीटर, गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा जो है वो वन एवं वृक्ष का आवरण था, वही सबसे ज्यादा नुकसान किया है मध्य प्रदेश 371.5 किलोमीटर स्क्वायर, आंध्र प्रदेश 139 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 100 किलोमीटर स्क्वायर। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने में क्रमशः 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। सर्वाधिक वृद्धि करने में जो 3 है वो कौन कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। ये वन आवरण में वृद्धि है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि है तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य जो है मिजोरम में सबसे ज्यादा है, 85.34%, अरुणाचल प्रदेश में 78.67% और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में है लक्षद्वीप 91.33%, अंडमान निकोबार द्वीप जो है 81.62%। अब सोच लीजिए कि अगर पूछ ले कि सर्वाधिक जो है वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य और केंद्र शासित मिला को, तो सबसे ज्यादा आएगा लक्षद्वीप के
उसके बाद आएगा मिजोरम के, उसके बाद आएगा अंडमान निकोबार, तब आएगा अरुणाचल प्रदेश का। भारत में घने एवं खुले वन, बहुत घने वन जो है सबसे ज़्यादा शीर्ष राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, और मध्यम रूप से घने वन जो है वो मध्य प्रदेश में, मध्यम है तो मध्य प्रदेश, खुले वन जो भी है वो है मध्य प्रदेश। चलिए कुछ अन्य बिंदु भी देखते हैं। भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियां हैं, जो कुल क्षेत्रफल जो है 1.3% है। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्र जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है 20,421 किलोमीटर स्क्वायर। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2021 के तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है, रूस का पहला स्थान है। पश्चिम घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र WGSA के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश की पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र जो है 2,83,713 वर्ग किलोमीटर, 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। अब मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के ही आधार पर कि देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव या कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य या केंद्र शासित जो है वो प्रदेश है। 2021 के तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में 7.43 किलोमीटर की कमी हुई है। क्या है? कमी ही हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल जो है 2119 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान गुजरात का 1164 किलोमीटर स्क्वायर। तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह 608 किलोमीटर स्क्वायर। रैंक की बात करते हैं। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश 13.01 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। द्वितीय स्थान में महाराष्ट्र 12.39 वर्ग किलोमीटर। तृतीय स्थान में कर्नाटक 2.54 वर्ग किलोमीटर। अब आइए भारत में कुल रामसर साइट की बातें करते हैं। तो 91 रामसर साइट है, यानी रामसर स्थल है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल है। जुलाई 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की कुल संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 91 हो गई है। भारत के कुल 91 रामसर स्थल आर्द्र भूमि जो है 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। वर्ष 2024-25 में रामसर अभी समय में शामिल भारत के आर्द्र भूमियों में खीचन वेटलैंड साइट जो 51वां बना, वो 2025 में राजस्थान का, क्या है? राजस्थान का। अब मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी 2025 में राजस्थान की, ये दोनों जो है सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद है उधवा झील जो है 2025 में झारखंड के उधवा झील, झारखंड के खेचोपल्ली आर्द्र भूमि, खेचोपल्ली आर्द्र भूमि सिक्किम का, क्या है? सिक्किम का। थर्थगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थर्थगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। काजू बेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, क्या है? काजू बेली पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु। थर्थगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। तवा जलाशय मध्य प्रदेश को, तवा जलाशय मध्य प्रदेश को मिला था 24 में। नागी पक्षी अभयारण्य और ये क्या है? नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार, इन दोनों को बिहार को मिला था, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक को मिला। अधना सीनी मुहाना संरक्षण रिजर्व भी कर्नाटक को, क्या है? कर्नाटक को मिला। कराई बेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कराई बेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन जो मिला है किसे? तमिलनाडु को। ये जो है 2024-25 में मिला है, वो है रामसर स्थल। इससे पहले कि टोटल मिला के इंडिया में 91 रामसर स्थल जो है कितने हैं? 91 रामसर स्थल हैं। नोट में आते हैं कि एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 91 रामसर साइट है एवं वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पे, क्या है? तीसरे स्थान पे है, और एशिया में सबसे अधिक भारत के पास है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में कितने हैं? 20 है, तमिलनाडु में 20 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल, क्या है? 10 रामसर स्थल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया
का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। क्या है? कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका जो है 2549.44 वर्ग किलोमीटर है, जो 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड है। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। कितने? 58 टाइगर रिजर्व। ये 15 जुलाई 2025 तक की बात कही गई है। वर्ष 2024-25 में घोषित होने वाले टाइगर रिजर्व में माधव टाइगर रिजर्व जो है सबसे लास्ट घोषित हुआ है 58वां 2025 में, और यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य 57वां घोषित किया गया था दिसंबर 2024 में, ये भी मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदाम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां था, 2024 में घोषित हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ में था। यानी माधव टाइगर रिजर्व, रातापानी और गुरु घासीदाम तमोर पिंगला, ये तीनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बाघ गणना रिपोर्ट, जो कि 2022 में हुआ है। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित हुआ है। जारी करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। क्या है? 3682 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये संख्या है, याद रखिएगा। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। 4 साल में कितना? 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत में। क्या है? केवल भारत में है। मध्य प्रदेश में जो था 2018 में 526, अब 785 हो गया, 785। कर्नाटक में 524 था, 563 हो गया है। उत्तराखंड में 442 था, 560 हो गया, 560। उत्तर प्रदेश में 173 था, 205 हो गया। और बिहार को कैसे छोड़ सकते हैं? तो बिहार में 31 था, जो अब 54 हो गया। क्या है? 54 हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। क्या है? 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ है। कितना बाघ है? 260 बाघ है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, और 18 ऐसे टाइगर रिजर्व है जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। चलिए तेंदुआ की स्थिति देख लेते हैं। 2022 रिपोर्ट के फरवरी 2024 में जारी किया गया था। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुआ की स्थिति 2022 पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गया। 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गया। रिपोर्ट से संबंधित जो है अन्य बिंदु है, सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व है। आइए राज्य आयुटी देखते हैं। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है, तेंदुओं की संख्या 3907 है। द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है 1982। कर्नाटक तृतीय स्थान पे जो है 1879। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 321। बिहार में जो है 86। बिहार में कितने हैं तेंदुओं की संख्या? 86। झारखंड में जो है 51। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण हुआ जनवरी 2024 में जारी हुआ। भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो है कुल संख्या 718 है। कितना? 718 है। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। लद्दाख में 447, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में जो है वो 9 है। अब आइए देखते हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न जो है वन लाइनर है, काफ़ी जो पूछा जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई। कहाँ? नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की, और इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। IBC का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में है।
यानी उद्देश्य है कि बाघ को, शेर को, तेंदुआ को, हिम तेंदुआ को, प्यूमा को, जगुआर को और चीता जैसी बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां। तो 7 हो गए, कितने? 7 हो गए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी बत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी थी बत्सला, इसका निधन हो गया और आयु 100 वर्ष से अधिक थी। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़कर कुल 891 हो गई। 32% से बढ़कर 891 हो गई एशियाई शेरों की। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी की संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीर माथा तट पर ओलिव रिडले कछुओं को रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट, कुल सौर ऊर्जा क्षमता 106 गीगावाट, कुल पवन ऊर्जा क्षमता 50 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर, उसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक आता है। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान जो है चौथा है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है, पवन ऊर्जा में चौथा है। क्या है? चौथा है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दीप जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। दीप जिला जो है देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली का मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को सुरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा जो है वो मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक गंतव्य तीन वन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी जो है ईंधन है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण से हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की। यह जनजाति कर्नाटक के बिल्लीगिरी रंगनाथा स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण से हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। यह जनजाति कर्नाटक के बिल्लीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिस्लेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम, इटली में लॉन्च किया गया। कैली फंड को, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है।
यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित जो करती है। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यह महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में जो है वो तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कबाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवरों एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां जो है पाई जाती है। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता जो है वो लाना है। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित 845.70 किलोमीटर स्क्वायर करने के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व। भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों की संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गई। शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से 819 और सुंदरबन में 88 से 101 हो गई। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 से 9 तक। तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दुगना कर दिया है। केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना शुरुआत की। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिसमें मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णय जो है वो लिए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण है। 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पे चर्चा की। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो है चाक 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहे प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना में।
सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दुगना कर दिया है। चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संख्या है जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का हिस्सा है। इसका गठन 2001 में हुआ था। कूनो अभ्यारण्य के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी हो रही है। अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है। सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। टील कार्बन से तात्पर्य है गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS यानी AIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की कुल गिनती जो कितनी हो गई, 64 की गई। क्या है? 64 की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। कितना? 4000 से अधिक है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में है। 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव जो है घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैंटनिस्टा गैंगेटिका। प्लैंटनिस्टा गैंगेटिका। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक नदी है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सूनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभ्यारण्यों से जुड़ा हुआ है। यह था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।